नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात बीपीएससी पेपर लीक कांड की, जिससे पर्दा उठने ही लगा है। 2 दिन की जांच में यह तो साफ हो रहा है कि कांड का सेंटर कहां था, कांड में किन किन लोगों की मिलीभगत थी। रिपोर्ट देखिए फिर खबर समझिए। ये देखिए क्वेश्चन पेपर किया जाए और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल और हम लोगों को आधा घंटा से वेट कर रहे हैं। ये देखिए सबसे जहां से बीपीएससी पेपर लीक कांड का लिंक जुड़ा है वो है आरा का वीर कुंवर सिंह कॉलेज। बीपीएससी पेपर लीक कांड के 4 किरदार अब तक सामने आए हैं जो अब ईओयू के शिकंजे में हैं। पेपर लीक कांड का पहला किरदार है जयवर्धन गुप्ता, जो भोजपुर के बड़हरा के वीडियो हैं। जयवर्धन गुप्ता वीर कुंवर सिंह एग्जाम सेंटर के मजिस्ट्रेट थे। माना जा रहा है कि जयवर्धन जिस परीक्षा केंद्र पर मजिस्ट्रेट थे वहीं से पेपर लीक हुआ था। दरअसल बीपीएससी का प्रश्न पत्र गुप्ता की मौजूदगी में ही खोला गया था। ऐसे में इसकी संभावना बन रही है कि गुप्ता की मिलीभगत से ही पेपर लीक हुआ। दूसरा किरदार है डॉक्टर योगेंद्र सिंह, जो वीर कुंवर सिंह कॉलेज का प्रिंसिपल सह सेंटर सुपरिटेंडेंट है। इन्हें भी ईओयू ने गिरफ्तार किया है। तीसरा किरदार है सुशील कुमार सिंह, जो परीक्षा कंट्रोलर थे। और चौथा किरदार है अगम कुमार सहाय, जो वीर कुंवर सिंह कॉलेज में सहायक सेंटर सुपरिटेंडेंट थे। इन चारों को ईओयू ने धर दबोचा है। अभी और भी कई किरदार हैं जिन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्हें भी दबोचने की तैयारी चल रही है। बड़ी कार्रवाई आर्थिक अपराध इकाई की टीम द्वारा, हालांकि यह भी बताया गया है आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों के हवाले से कि इस पूरे मामले में केवल जो वीर कुंवर सिंह कॉलेज है, केवल वहीं अनियमितता नहीं पाई गई है, और जगह से भी वायरल होने की खबर है, और जगह से भी पेपर आउट होने की बात है। और एक लंबा अनुसंधान चलेगा और यह अनुसंधान आने वाले दिनों में किसी मुकाम पर पहुंचेगा। लेकिन आज एक बड़ी कार्रवाई बीपीएससी पेपर लीक कांड में है। जाहिर है इस पूरे मामले पर सीएम नीतीश कुमार बेहद गंभीर हैं, जिन्होंने साफ कर दिया है कि जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमने तो यही कहा है कि जितना जल्दी हो सके उतना करिए, क्योंकि इस तरह की बात कैसे हो, जब कहीं भी हर जिले में भेजा जाता है और कहीं किसी जगह से कोई लीक किया है, कैसे लीक किया, ये तो जो परीक्षा देता है उसके हाथ में जाना है। लेकिन जो रखा जाता है हर लोगों के लिए कि जितने लोग हैं उतना, तो अगर कहाँ से किसी ने लीक कर दिया तो ये बात तो देखना पड़ेगा कि किसने कौन गड़बड़ी किया, और इसको पूरा ये जांच करेंगे कि जो भी गड़बड़ी किया उस पर एक्शन होगा, और इसको बचाव के लिए भी और भविष्य में कि ताकि कोई कुछ इस तरह का नहीं कर सके। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 67वीं पीटी की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बीपीएससी पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीपीएससी सवालों के घेरे में आया हो। इस बार पेपर लीक कांड में बीपीएससी की साख पर जबरदस्त पट्टा लगा है। गिर चुकी साख को दुरुस्त करना बीपीएससी के लिए बड़ी चुनौती है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार की रिपोर्ट। इसी 67वीं की पीटी परीक्षा की राज्य भर में तकरीबन 1083 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां पर एग्जामिनेशन होने थे, परीक्षा होनी थी। परीक्षा से पहले पेपर वायरल हो गया था। पेपर वायरल होने के बाद परीक्षा को रद्द कर दी गई। सोमवार को पेपर लीक कांड में पहला केस दर्ज हुआ था। आर्थिक अपराध इकाई ने अपने ही थाने में केस दर्ज किया और सोमवार को 10 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई और पटना के भी सभी लोगों से पूछताछ हुई। मंगलवार का दिन जब 4 लोगों की गिरफ्तारियां हुई और गिरफ्तार होने वालों में बड़हरा के वीडियो शामिल थे। ईओयू ने अपने ही थाने में यह मामला दर्ज कराया और परीक्षा सेंटर के सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी गिरफ्तार कर लिए गए। वीर कुंवर सिंह कॉलेज के एग्जामिनेशन कंट्रोलर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो अब तक जो हुआ है, अब तक की जो रिपोर्ट्स हैं, अपडेट्स हैं, वो सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक रविवार से लेकर अभी तक क्या क्या हुआ, किनसे पूछताछ की गई, किन्होंने प्रश्नों का जो कि ईओयू ने प्रश्न किए उसके सही तरीके से उत्तर नहीं दिए, किन्होंने उलझाने की कोशिश की, और जब बात नहीं बनी तो 4 गिरफ्तारियां यहां हो गईं। जाहिर है कुछ भ्रष्ट लोगों की करतूत की वजह से लाखों छात्रों की मेहनत पर पानी फिर गया। यह जानना जरूरी है आपके लिए कि प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न पत्र
तैयार कैसे होता और परीक्षा सेंटर तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया क्या है। रविवार को वायरल हुई इन तस्वीरों ने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी के दामन पर काला दाग लगा दिया। प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बीपीएससी सवालों के घेरे में है। सवाल है कि अगर लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रक्रिया और व्यवस्था पूरी फुल प्रूफ होती तो फिर परीक्षा के पहले प्रश्न पत्र लीक कैसे हो जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग के 67वीं के पीटी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बीपीएससी पर बड़े सवालिया निशान खड़े हो गए हैं कि आखिर ये पूरी की पूरी परीक्षा का जो पर्चा है, सवाल कैसे लीक हो जाता है। आइए अब ये जान लेते हैं कि लोक सेवा आयोग के प्रश्न पत्र तैयार कैसे होते हैं और कैसे प्रश्न पत्र को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाता है। सबसे पहले प्रश्न पत्रों को तैयार करने के लिए पैनल बनाया जाता है। पैनल में शामिल होते हैं कई विशेषज्ञ तैयार करते हैं परीक्षा के सवाल। तैयार हुए तमाम सवालों को बीपीएससी के अध्यक्ष को सौंप दिया जाता है। प्रश्न पत्र तैयार करने वालों को भी नहीं पता होता है कि कौन सा सवाल किया गया है सेट। तमाम प्रश्नों के सेट को बंद लिफाफे में प्रेस को भेज दिया जाता है। प्रेस में सुरक्षा और गोपनीयता के साथ होती है छपाई। प्रेस से छपने के बाद प्रश्न पत्र को बैंक के स्ट्रांग रूम में भेज दिया जाता है। बैंक से ही सीधे परीक्षा केंद्र तक पहुंचता है प्रश्न पत्र। पुलिस की सुरक्षा में प्रश्न पत्र ले जाने की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की होती है। परीक्षा सेंटर तक सील बंद लिफाफे में पहुंचता है प्रश्न पत्र। केंद्र पर प्रश्न पत्र वीक्षक और स्कूल प्रिंसिपल के हस्ताक्षर के बाद ही निकाला जाता है। सेंटर से आने के बाद वो डीएम जिला प्रशासन के कस्टडी में होता है या बैंक के कस्टडी में। वहाँ से परीक्षा के दिन वो क्वेश्चन पेपर लेके एक मजिस्ट्रेट सेंटर पर जाता है और सेंटर सुपरिटेंडेंट और 3-4 आदमी के हस्ताक्षर से वो खुलता है। बिहार लोक सेवा आयोग की इस प्रक्रिया में सेंध मारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन माना जाता है। फिर भी कई बार बीपीएससी पर सवाल खड़े हो चुके हैं। 2005 में बीपीएससी में निर्वाचन पर उठा था सवाल। कंप्यूटर दस्तावेज गायब होने से लेकर साक्ष्य मिटाने तक के लगे थे आरोप। तात्कालिक अध्यक्ष राम सिंहासन सिंह पर लगे थे गंभीर आरोप। मामले में अध्यक्ष राम सिंहासन सिंह को गंवानी पड़ी थी कुर्सी। बीपीएससी अध्यक्ष रजिया तबस्सुम पर भी आरोप लगे थे। 11 अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई थी। 2007 में भी बीपीएससी के दामन पर दाग लगा था। 56वीं से 59वीं परीक्षा पर भी उठे थे सवाल। बीपीएससी के सदस्य राम किशोर सिंह पर आरोप लगे थे। 30 लाख रुपए घूस मांगने का ऑडियो भी वायरल हुआ था। हर शक बीपीएससी सतर्कता बरतता है, निश्चित रूप से कोशिश करता है ईमानदारी बरतने का, लेकिन कहीं न कहीं से उसमें जो घुसे रहते हैं, कोई चाहे जिस स्तर पर हो, पदाधिकारी एक दो जो या सदस्य स्तर पर, तो उनसे मैं आधिकारिक तौर पर पूर्णतः नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं पुख्ता प्रमाण तो इसका दूंगा नहीं, लेकिन वह भी चूक होती रही है। 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के बाद बीपीएससी की साख पर बट्टा लग गया है। गिर चुकी साख को दुरुस्त करना बीपीएससी के लिए बड़ी चुनौती है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। खबर तो समझिए कि कहां से इस पूरे खेल में असली खेल हुआ। आपको यह जानकर हैरानी हो जाएगी कि ऐसे कॉलेज में सेंटर बनाया गया था जिसे 5 साल पहले ही किसी भी परीक्षा के लिए बैन कर दिया गया था। 5 साल पहले ही 2017 में कुंवर सिंह कॉलेज में सेंटर बनाने पर रोक लगा दी गई थी। 2 साल बाद 2019 में कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की ओर से इसकी मान्यता भी रद्द कर दी गई थी। बावजूद इसके कुंवर सिंह कॉलेज में आयोग की ओर से 67वीं पीटी परीक्षा का सेंटर बना दिया गया। सवाल है कि दागी कॉलेज को आखिर सेंटर क्यों बनाया गया? क्या पहले से ही घालमेल की जो स्क्रिप्ट थी वो तैयार थी? क्या गड़बड़ी करने के लिए ही वीर कुंवर सिंह कॉलेज को सेंटर बनाया गया था? तो कई सवाल हैं, अलग अलग जुबान से ये सवाल अब आकाश में हैं, सभी के पास हैं। तो अब बात कर लेंगे जातीय जनगणना पर हो रही सियासत की। जातीय जनगणना को लेकर सोमवार को तेजस्वी ने पैदल यात्रा की बात कही थी। मंगलवार को उन्होंने सीएम नीतीश को अल्टीमेटम दिया। मतलब आरजेडी जातीय जनगणना जैसे मुद्दे को हाईजैक करने के मूड में है, जबकि सीएम नीतीश कुमार इस मुद्दे पर खुद बेहद गंभीर हैं। उनको निर्णय लेना है, वो जो भी उचित समझे वो निर्णय ले। अब हम लोगों को बस इंतजार है निर्णय का। आपका नाम बढ़ेगा, ये ऐतिहासिक
ये तस्वीरें 23 अगस्त 2021 की हैं, जब जातीय जनगणना के मुद्दे पर पटना से करीब 1000 किलोमीटर दूर देश की राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समेत कुल 11 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री के साथ बिहार के नेताओं की ये बातचीत करीब 40 मिनट तक चली थी। जातीय जनगणना के मुद्दे पर पीएम से मुलाकात के 9 महीने बाद तेजस्वी अब इसे राजनीतिक अवसर के तौर पर देख रहे हैं। सोमवार को उन्होंने पैदल मार्च की बात कही थी और मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार को 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में आप हमको बुलाइए। अगर आप नहीं बुलाते हैं तो हम आपसे समय मांगेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है मुख्यमंत्री से हम समय मांगेंगे और 48 घंटे के अंदर और 72 घंटे के अंदर जो है वो हमको समय दें और पूरी बात बताएं, इरादा बताएं कि क्या करना चाहते हैं। दरअसल जातीय जनगणना के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष सबकी राय यही है कि जातीय जनगणना हर हाल में होनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार भी जातीय जनगणना के पक्ष में है, जिसके लिए सरकार लगातार मंथन भी कर रही है। इस बात का जिक्र सोमवार को ही सीएम नीतीश कुमार ने किया था। बिहार सरकार में जब होगा तो पूरे तौर पर होगा, माने वो अधूरा नहीं कि इतने लोगों का ही खाली जान ले, इसका नहीं, पूरे सब लोगों का होगा। लेकिन इसके लिए सब पार्टी की मीटिंग आपस में बैठ करके चर्चा होगी, तो वो अभी हुआ नहीं है इसके लिए कि कैसे करना, वो आगे करेंगे हम लोग। सरकार अपने स्तर से तैयारी की हुई है। सरकार में इन सब चीज़ों के लिए कॉन्शसनेस है, पहले से ही हमने गाइड किया हो गया है, लेकिन सब लोगों की राय लेंगे तभी ना भाई और कैसे किया जाए। दरअसल तेजस्वी जातीय जनगणना की आड़ में सियासत चमका रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल खेल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में है और बीजेपी फिलहाल बिहार में जातीय जनगणना के मूड में नहीं है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। चलिए इस खबर को समझते हैं। लालू प्रसाद, नीतीश कुमार एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन जातीय जनगणना के मुद्दे पर दोनों की राय यहां एक हो जाती है, क्योंकि बिहार की जो जाति का जो एक फैक्टर है वो बहुत बड़ा है। विधानमंडल से 2 बार जातिगत जनगणना को लेकर प्रस्ताव पारित हो चुका है। 18 फरवरी 2019 को पहली बार प्रस्ताव पारित हुआ था, जबकि दूसरी बार 27 फरवरी 2020 को इसे पारित किया गया। अब कर्नाटक मॉडल पर जनगणना की मांग हो रही है। 2015 में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा सर्वेक्षण करवाया था, जिसे सियासी गलियारे में जाति जनगणना का नाम दिया गया। सर्वेक्षण कराया, लेकिन उसके परिणाम सार्वजनिक नहीं किए गए। सरकार ने इसके लिए 162 करोड़ रुपए खर्च भी किए थे, लेकिन ये सामने नहीं आ पाया और पता नहीं चल पाया। अब बात सियासी धर्म युद्ध की करेंगे। मंदिरों और धरोहरों को लेकर शुरू हुई लड़ाई अब दिल्ली तक पहुंच गई। दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, साथ ही इसका नाम बदलकर विष्णु स्तंभ करने की मांग की। कुतुब मीनार पर कलह, ताजमहल पर तकरार, ज्ञानवापी पर आर पार, धरोहर पर धर्मयुद्ध। देखिए इन 3 तस्वीरों को। हफ्ते भर के भीतर काशी से शुरू हुई लड़ाई आगरा होते हुए दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली में कुतुब मीनार को लेकर जंग छिड़ी है। दिल्ली के कुतुब मीनार का नाम बदलने को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों की मांग है कि कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ कर दिया जाए। इसको लेकर सियासत भी तेज है। मंगलवार को विरोध जताने के लिए प्रदर्शनकारियों ने कुतुब मीनार के पास हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। तो ये आप पीछे देख रहे हैं, जो कुतुब मीनार को जो बोलते हैं, ये विष्णु मीनार के नाम से, विष्णु स्तंभ के नाम से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी देवी देवताओं की मूर्तियां मिली तो कहीं ना कहीं उस सनातन की जो वो थी वो सबको तोड़ मोड़ के कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करा गया है। विवाद सिर्फ कुतुब मीनार का नहीं है,
बल्कि आगरा का ताजमहल भी एक बार फिर विवादों के घेरे में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें ताजमहल के नीचे 22 कमरों का जिक्र किया गया है और कमरों को खोलने की मांग भी की गई। बता दें कि 3 मई से ही ये विवाद बढ़ता जा रहा है, जब परमहंस दास आगरा आए और ताजमहल को तेजो महालय शिव मंदिर बताते हुए स्मारक में भूमि पूजन करने की बात कही। जानकारी मिलते ही पुलिस फोर्स पहुंच गई और परमहंस दास को फतेहाबाद रोड पर ही रोक दिया गया। ऐसी ही एक लड़ाई काशी में भी चल रही है। यहाँ वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में अब 11 मई को फिर से अदालत में सुनवाई होगी। मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में दोनों पक्षों के वकीलों के बीच 1.5 घंटे तक बहस हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने एडवोकेट कमिश्नर के बदले जाने और ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर दलील पेश की। बता दें कि 6 मई को कोर्ट के आदेश पर जब एडवोकेट कमिश्नर ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंचे तब ये लड़ाई तेज हो गई। आरोप के मुताबिक 7 मई को एडवोकेट कमिश्नर को ज्ञानवापी के अंदर घुसने से रोक दिया गया। ये तीनों लड़ाइयां तकरीबन एक जैसी हैं। सवाल है कि कुतुब मीनार है या विष्णु स्तंभ, ताजमहल है या तेजो महालय, क्या बाबा विश्वनाथ की असली शिवलिंग ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में छिपा है? सवाल कई और भी हैं। अयोध्या, मथुरा और काशी से शुरू हुई ये लड़ाई बहुत पुरानी है। आरोप है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुओं के मंदिरों और स्तंभों को न सिर्फ तोड़ा बल्कि उसका मुस्लिम नामकरण भी किया। और ऐसी लड़ाइयां हिंदुओं की पुरानी विरासतों को इंसाफ दिलाने के नाम पर तेज होती जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।